हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.99 जिसमें वो कह रहे हैं कि इफ़ पावर सप्लाइड बाय 2 एम्पेयर करंट सोर्स इज़ 40 वाट, यानी कि इस सर्किट के अंदर जो 2 एम्पेयर का करंट सोर्स है अगर वो पावर सप्लाई करता है 40 वाट, ठीक है जी, तो फाइंड कीजिए वी एस को और पावर अब्जॉर्ब बाय 5 वोल्ट सोर्स को, ठीक है जी, यानी ये जो 5 वोल्ट का सोर्स है ये कितनी पावर अब्जॉर्ब कर रहा है ये भी आपने फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यार कि एक जो करंट सोर्स होता है या कोई भी सोर्स होता है वो उस वक्त तक पावर सप्लाई नहीं करता जब तक उसकी करंट की डायरेक्शन जो है उसके वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल में ना एंटर हो रही हो, ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है ना उसके क्रॉस हमें वोल्टेज इस तरह से मेंशन करने होंगे कि उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट उसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करे। तो देखें इसी वजह से मैं इसका माइनस का टर्मिनल पहले रख रहा हूँ फिर पॉजिटिव का टर्मिनल रख रहा हूँ और इसके वोल्टेज का नाम V1 रख देता हूँ, ठीक है जी। अब देखें ये जो करंट है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करके ऐसे जा रही है, ठीक है जी, क्योंकि इसका पहला नेगेटिव टर्मिनल इसको देखने को मिलेगा अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो डेट्स वाई अब ये सप्लाइड करंट है, क्योंकि सप्लाइड करंट तभी होती है जब कोई भी कंपोनेंट है उसकी करंट जो है वो उसके वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करके जा रही हो, ठीक है जी, ये इसका असूल होता है। अब देखें मुझे इसके क्रॉस इसकी पावर का तो पता है, पावर सप्लाइड बाय 2 एम्पेयर करंट सोर्स इज इक्वल टू कितनी है जी 40, ठीक है। अब मुझे इसकी पावर का पता है तो मैं इसी की मदद से इसके वोल्टेज की वैल्यू मालूम कर लूँगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पावर का फार्मूला होता है 3 टाइप्स का, वी आई यहाँ होता है हमारे पास आई स्केयर आर, यहाँ होता है वी स्केयर ओवर आर। तो यहाँ पे तो हमारे पास वोल्टेज और करंट की ही मालूमात है, तो लिहाजा हम वी आई वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पावर की जगह। तो क्या होगा जी नेक्स्ट स्टेप में, तो इस साइड में मैं वी आई वाला फार्मूला लगाने लगा हूँ। इसके वोल्टेज कौन से हैं, V1 है, और करंट कौन सी है, वी आई लगाना ना, तो आई की जगह तो करंट की वैल्यू पुट हो जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता है जो कि 2 है, तो 2 पुट होगी इज इक्वल टू 40। तो अब यहाँ से आपको वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी, देखें V1 इधर ही रह गए और 40 के बटे में चला गया 2, तो 20 वोल्ट वैल्यू है आपके पास V1 की, ठीक है, ये आपको V1 की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करें यार, इस सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के क्रॉस उनके वोल्टेज मेंशन कर दें, ये आपका सबसे पहला काम होगा। अब किसी भी डायरेक्शन में मसला नहीं है, बस करंट सोर्स का मसला था वो हमने कम कर दिया, ठीक है जी, काम कर दिया अपना। तो देखें इसके क्रॉस मैं वोल्टेज मेंशन कर देता हूँ V2 के नाम से, इसके क्रॉस से ये जो आपका ये वाला कंपोनेंट है ये 10 ओहम का, इसके क्रॉस मैं वोल्टेज मेंशन कर देता हूँ V3 के नाम से, ये जो 5 ओहम वाला ये वाला इसके क्रॉस मैं V4 के नाम से मेंशन कर देता हूँ। साइंस बच्चों ये साइंस मैटर नहीं करता आप किस डायरेक्शन में इनके क्रॉस रख रहे हो रजिस्टर्स के क्रॉस, क्योंकि असल में साइंस आप जैसे भी रख रहे हो ना उस लिहाज से उनके वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, तो जैसे मर्ज़ी रखो। अब यहाँ पे इसके क्रॉस में रख देता हूँ V5, इसके क्रॉस रख देता हूँ V6, ठीक है जी, बस ठीक हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जब बच्चों ऐसा हो ना कि एक रेजिस्टर जो है वो किसी वोल्टेज सोर्स के बिल्कुल पैरेलल में लगा हो, बिल्कुल पैरेलल में, तो उसके क्रॉस भी उतने ही वोल्टेज होते हैं जितने उस वोल्टेज सोर्स के होते हैं। अब ज़रा गौर करें, ये जो 5 ओहम का रेजिस्टर है, 5 ओहम का रेजिस्टर है ये वाला, ये 5 ओहम के बिल्कुल 5 वोल्ट के बिल्कुल पैरेलल में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो ये 5 वोल्ट का और 5 ओहम का एक टर्मिनल यहाँ पे वायर का कॉमन हो रहा है और नीचे एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है, और जब दो कंपोनेंट्स के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होना तो वो दोनों आपस में पैरेलल में होते हैं। तो डेट्स वाई यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके 5 वोल्ट की एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो यहाँ पे मेंशन है, V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। और आपने साइंस भी बिल्कुल अगर सेम टू सेम रखे हैं, जैसे वहाँ पे देखिए प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, तो फिर आप 5 वोल्ट लिखोगे। अगर आप उल्टा करते ऊपर माइनस का साइन रखते हैं नीचे प्लस का, तो आपको यहाँ पे -5 लिखना पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपस में दोनों पैरेलल में थे। लेकिन ये यहाँ पे इस साइड पे ऐसा नहीं है। देखो ये जो 5 ओहम का रजिस्टर है ये इसके साथ पैरेलल में नहीं लगा हुआ, क्योंकि इसके रास्ते में एक ऐसा रजिस्टर आ रहा है जो इनकी वायर एक साइड की वायर को कॉमन नहीं होने दे रहा, बस एक साइड की इनकी वायर कॉमन है। तो जब एक साइड की वायर कॉमन हो तब वो पैरेलल में नहीं होते। अपर और लोअर टर्मिनल जब दोनों कॉमन हो तब वो पैरेलल में होते हैं। तो आपने V2 तो मालूम कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। ये देखें मुझे V1 की वैल्यू तो पता है,
ठीक है। अब आपको ये भी पता है यार, देखो ज़रा गौर करो, अगर यहाँ पे ये करंट सोर्स लगा ना, इसका मतलब ये इस पूरी वायर में ये जो आपको नज़र आ रही है, जो ये V4 वाला वोल्टेज सोर्स है, और ये जो है इस पूरी की पूरी वायर में ये 2 एम्पेयर करंट ही फ्लो कर रहा है। तो लिहाजा आप ये V4 की वैल्यू भी मालूम कर सकते हो, क्योंकि इस रजिस्टर में से ये 2 एम्पेयर का करंट ही गुजर के गया, जिसकी वजह से इसमें V4 वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लिहाजा आप ओहम्स लॉ लगाओगे, V4 इज इक्वल टू, यानी कि V इज इक्वल टू IR, तो करंट इंटू रजिस्टेंस लिखना है, लेकिन पहले रजिस्टेंस लिख लो और करंट को उस साइन के साथ लिखो इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये जिस टर्मिनल में एंटर करती है। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करके ऐसे जा रही है इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो लिहाजा ये प्लस में पुट की जाएगी 2। ठीक है जी, 5 इंटू 2 ऐसे आ गया, तो ये आपके पास 10 वोल्ट के इक्वल आ गए V4। ठीक है जी, V4 आपके पास 10 वोल्ट के इक्वल आ गए। अब हम V3 को मालूम कर सकते हैं, पता कैसे? देखें, अब यहाँ पे KVL का कंसेप्ट लगेगा। ज़रा आपने पता क्या करना है, आपने अपने माइंड में ना ये वाला बच्चों लूप बना लेना करना है जब भी आप KVL लगाना चाहो। ये देखें, आपको मैं सिखाने लगा हूँ, ज़रा गौर से सीख लीजिएगा। एक और काम करना था, वो हमने किया नहीं है, कर लेना चाहिए यार। चलें यार, वो भी आपको करवा देता हूँ। बच्चों आप पता क्या करो, किसी एक जो बैटरी है ना, वहाँ उसको एक जो भी मतलब कि वोल्टेज सोर्स है ना, किसी एक वोल्टेज सोर्स को बैटरी कंसीडर करके उसमें से करंट को फ्लो करवा दो, पूरे सर्किट के अंदर करंट्स को मेंशंस कर दो। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन मोर इजी हो जाएगा। देखें, मैं इसको बैटरी कंसीडर करता हूँ, क्योंकि हमेशा हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे बैटरी लगी होती है ज़्यादातर, मतलब जो सर्किट है ना उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड वाली सोर्स को ही बैटरी कंसीडर करते हैं, लगी नहीं होती। बैटरीज तो हो सकता है ये सारी बैटरीज हों, लेकिन मैं इसको कंसीडर करता हूँ अभी के लिए बैटरी। तो इसमें से एक करंट बच्चों निकलेगी। ठीक है जी, क्योंकि कोई भी वोल्टेज सोर्स है ना, जब वो बैटरी के तौर पर लगता है तो वो खुद में से एक करंट को डिस्चार्ज करता है, वो करंट ही आगे वोल्टेज जो है ना आगे जाके वोल्टेज सब में बांटती है। तो लिहाजा इसमें से एक करंट निकली जिसका नाम हम रख देते हैं I1। ठीक है जी, मैं फर्ज कर लेता हूँ इसमें से जो करंट निकली है उसका नाम I1 है। I1 अभी रखा तो नहीं है ना, किसी का नहीं रखा। ठीक है, अब आगे जाके ये नोड आता है, ये वाला नोड। इस नोड के ऊपर जाके इस करंट को आगे 3 रास्ते मिल रहे हैं, एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, एक ये वाला। तो ये करंट क्या करेगी, 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। कुछ करंट ऊपर को चले जाएगा, कुछ इधर को चला जाएगा, कुछ इधर को चला जाएगा। ऊपर वाली जो वायर में करंट जा रहा है ना, वो 2 एम्पेयर है, वो ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि इस वायर में जो करंट है उसमें करंट सोर्स है ना, देखो डायरेक्शन भी सेम है। हम फर्ज कर लेते हैं यार, चलो आपके लिए वेरिएबल का नाम मैं दे ही देता हूँ। इसमें एक करंट जा रही है, उसका नाम हमने I2 रख लिया। ठीक है जी, इसमें जो करंट जाती है उसका नाम हम I3 रख लेते हैं। इसमें जो नीचे वाली में करंट जाएगी उसका नाम I4 रख लेते हैं। यानी हमने फर्ज कर लिए इनके नाम। अभी हमें ये नहीं पता कितनी क्वांटिटी जा रही है, वो पता क्या होता है, करंट डिवाइड इस तरह से होती है जितनी आगे ज़रूरत होती है। अब देखो I3 जब आगे जाएगी इस पॉइंट पे आके, इसको आगे फिर से 3 रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले रास्ते पे ये नहीं जा पाएगी, वहां से भी एक करंट आके मिलेगी इस जगह पे, यानी इसको टोटल 2 रास्ते ही जाने वाले मिलेंगे। तो I3 आगे 2 हिस्सों में तकसीम होगी, कुछ करंट इस वायर में जाएगा, कुछ नीचे को जाएगा। तो इस तरफ जो जाएगा उसका नाम मैं रख लेता हूँ I4, और जो नीचे की तरफ जाएगा उसका नाम मैं रख लेता हूँ I5। तो ये हमने सारा काम डन कर दिया। ठीक है जी, ये चीज़ आपको बस समझानी थी, जो मैंने समझा दिया। अब ज़रा गौर से देखिएगा, जो मैं अभी आपको ये समझाने लगा था। अब आपको जब एक लूप के अंदर बच्चों 2 यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल आपका बच गया हो ना, तो आप वहाँ पे KVL का कंसेप्ट लगा सकते हो। आपने ना हर कंपोनेंट के ऐसे वोल्टेज अपने जहन में बिठा लेने हैं, जैसे ये मैं आपको ड्रा करके दिखाने लगा हूँ। ये ऐसे ही वोल्टेज मेंशन है ना, ये देखें, इस कंपोनेंट के वोल्टेज ऐसे मेंशन है प्लस माइनस V4, फिर अगले के मेंशन है पहले माइनस का साइन है, फिर प्लस का साइन है V1, फिर इसकी बारी आती है तो यहाँ पे प्लस का साइन पहले है, फिर माइनस का साइन है, और ये V3 है। ठीक है जी, यही एक लूप बना हुआ है ना इसके अंदर। तो देखो, आपने पता क्या करना है, हमेशा इसमें ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा देना करना है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं करंट को फ्लो करवाने लगूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये छोटा सा इसलिए आपको थोड़ा ऐसे अजीब लगेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है, ऐसे चलना। ठीक है जी, जैसे क्लॉक चलता है ना, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो देखो बच्चों, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने एक करंट अपने माइंड में घुमा देनी है यहाँ पे। ठीक है जी, और उसके अकॉर्डिंग ना जिस जिस टर्मिनल में करंट एंटर करेगी उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर KVL लगा के इक्वेशन लिख लेनी है। अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, तो देखो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो ये लिख दिए जाएंगे माइनस में, -V3। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं, तो ये लिख दिए जाएंगे प्लस में। मजीद आगे गए तो करंट इसके भी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये भी माइनस में लिख दिए गए, और इज इक्वल टू आ गया 0 0 लिखने की वजह, क्योंकि ये करंट जाके वापस उसी जगह पे पहुँच गई है जहाँ से इसने
इसने चलना स्टार्ट किया था, डेट्स वाई हमारा ये KVL लग गया। तो ये KVL लगाने का जो तरीकाकार होता है ना, ये आपके माइंड का हिस्सा है, इसको आपने पेपर में ड्रा नहीं करना, ये जैसे मैंने ड्रा किया, ये तो आपको समझाने के लिए ड्रा किया, एक ही दफ़ा मैंने ड्रा करना था, कर दिया, अगली दफ़ा मैं आपको यहीं पर करके दिखाऊँगा, ठीक है। अब देखें, हमें वैल्यू किसकी नहीं पता, सिर्फ V3 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, V4 और V1 की वैल्यू हमें पता है इस इक्वेशन में, तो लिहाजा V3 दूसरी जानिब जाके प्लस V3 हो गया और इस साइड रह गया V4 माइनस V1। V4 की कितनी वैल्यू है हमारे पास 10, तो 10 माइनस V1 की कितनी वैल्यू थी 20, तो यानी हमारे पास V3 की वैल्यू आ रही है -10 वोल्ट, ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया -10 वोल्ट। अब ज़रा गौर कीजिए, मुझे V3 की वैल्यू अगर पता चल गई है तो ये जो नीचे वाला लूप है ये मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स की वोल्टेज की वैल्यू मुझे पता है, सिर्फ एक कंपोनेंट की वैल्यू नहीं पता। तो अब इसके ऊपर भी KVL लगा के इसकी इक्वेशन लिख के इसके इस कंपोनेंट के वोल्टेज की वैल्यू मालूम की जा सकती है। तो हम यही काम करेंगे, इसके इस कंपोनेंट की वोल्टेज की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आपके सामने KVL की इक्वेशन लिखने लगूँ इसी के अंदर लगा के। देखें, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ऐसे करंट फ्लो करवाता हूँ तो मैं यहाँ से चलना ऐसे स्टार्ट करूँगा, तो ये देखें मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी तो ये लिखे जाएंगे -V2। मजीद आगे बढ़ता हूँ तो करंट ऐसे आगे जा रही होगी और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी तो ये लिखे जाएंगे +V3। मजीद ऐसे आगे चलते 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 करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये आगे लिख दिए गए +V5। अब ये करंट देखें वहीं पर वापस आ गई जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, तो इक्वल टू में हमने लिख दिया 0। तो ऐसे इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब देखें इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, V5 वेरिएबल है, बाकी दोनों हमें पता है, तो लिहाजा ये दोनों उठ के दूसरी जानिब चले जाएंगे, V5 इधर ही रह जाएगा, तो दूसरी जानिब जाके हमारे पास बन जाएगा V2 माइनस V3। तो V2 की कितनी वैल्यू है, V2 की वैल्यू है हमारे पास जी, कहाँ पे गई है, ये है V2 इज इक्वल टू 5 है, तो V2 दूसरी जानिब जाके प्लस हो चुका हुआ है और -V3 की वैल्यू कितनी है -10, तो -V3 या V3 की वैल्यू पुट करूं तो ऐसे लिखी जाएगी -10, तो 5 + 10 यानी कि 15 वोल्ट आपके पास वैल्यू आ रही है आपके V5 की। अब इसको मालूम करने की रीज़न क्या थी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम कह लें कि स्टेप बाय स्टेप VS के करीब जा रहे हैं, VS को मालूम करने के लिए। और दूसरे नंबर पे अब आप पावर बच्चों मालूम कर सकते हो, या उसने बोला हुआ है ना पावर अब्जॉर्ब्ड बाय 5 वोल्ट आपने मालूम करनी है, वो आप मालूम कर सकते हो, क्योंकि ये जो 5 वोल्ट का सोर्स है ना, इसके क्रॉस इसकी जो करंट है वो I1 है। अगर हमें I1 करंट मालूम हो जाए तो हम इसकी पावर मालूम कर सकते हैं, तो वही मैं आपको मालूम करके दिखाऊंगा, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे बच्चों मैं अब करंट्स मालूम करना स्टार्ट करता हूँ 1 बाय 1 सारी करंट्स, ठीक है जी, जितनी भी ये मेंशन है यहाँ पे I2, I3, I4। I2 तो आपको पता है कितनी है, क्योंकि I2 और इस 2 एम्पेयर की डायरेक्शन सेम है तो ये इनकी वैल्यू भी सेम है, तो I2 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर है आपके पास, ठीक है जी। I2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है जो कि 2 एम्पेयर है। आपने मालूम करनी है I4 की वैल्यू। अब तो I4 की वैल्यू मैं आपको मालूम करना सिखाता हूँ, ज़रा गौर करें। ये जो I4 की करंट है बच्चों, ये जो I4 की करंट है वो इस रजिस्टर में से गुजरती है, तब जाके इसमें V2 के नाम से वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी, यानी कि ये 5 ओहम के रजिस्टर में से गुजरती है। वही बात आ गई ओहम्स लॉ की, हमें इसके वोल्टेज भी पता है और इसकी रेजिस्टेंस भी पता है, तो हम करंट मालूम कर सकते हैं। तो I4 का क्या फार्मूला बनेगा, I4 इज इक्वल टू V/R, यानी कि इसके वोल्टेज आएंगे V2 और रेजिस्टेंस आएगी जो कि 5 है, तो ये इसका फार्मूला बन गया। और करंट के साथ साइन वो आएगा जिस टर्मिनल में ये एंटर कर रही होगी वोल्टेज के, तो देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, लिहाजा ये +I4 ही पुट होगी। तो अब V2 की वैल्यू पुट करें जो कि 5 है, 5 वोल्ट और बटे में भी 5, तो ये आपके पास 1 एम्पेयर के इक्वल आ रही है। I4 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। ओके हो गया। अब I3 भी मालूम कर लेते हैं। I3 इज इक्वल टू, ज़रा गौर कीजिएगा, I3 जब इस रजिस्टर में से गुजरती है तब जाके इसमें V3 वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं जो कि -10 के इक्वल है, तो लिहाजा हमारे पास वही फार्मूला V/R होगा, I3 इज इक्वल टू V/R, लेकिन इसके लिए वोल्टेज V3 है और R 10 है, ठीक है जी। और इसके साथ साइन कौन सा आएगा I3 के साथ, ये देखें अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो इसके साथ भी प्लस ही आएगा, तो यही इसका फार्मूला बन गया। इसमें वैल्यू पुट करता हूँ V3 की जो कि -10 है, तो ये -1 एम्पेयर के इक्वल आ रही है, ठीक है जी। अब आपको देखें, अब आपको बच्चों ये जो इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं ये -1 के एम्पेयर की इक्वल आई है। इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं
उनमें से 3 वायर्स की करंट का पता है, बस एक वायर की करंट का नहीं पता। आप उस वायर की करंट का पता कर लें I1 का, तो लिहाजा आपको इस वोल्टेज सोर्स के क्रॉस जो करंट गुजर रही है उसकी वैल्यू भी पता चल गई, वोल्टेज की वैल्यू भी पता चल गई। तो आप पावर का फार्मूला लगा सकते हो, P = VI। जैसा कि आप जानते हो पावर का फार्मूला यही होता है, तो वही फार्मूला लगा के आप इसके क्रॉस इसके वोल्टेज पावर मालूम कर सकते हो। तो देखो मैं I1 की वैल्यू मालूम करने लगा इस नोड के ऊपर KCL लगा के। अप्लाई KCL एट नोड 1, ठीक है जी, ये हम लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई KCL एट नोड 1। तो बच्चों KCL का क्या कहना है, KCL कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो देखो इस नोड के अंदर कौन सी करंट एंटर कर रही है उसका सम एक साइड पे आएगा और लिविंग करंट्स का सम एक साइड पे आएगा। इसमें सिर्फ I1 एंटर कर रही है इस नोड के अंदर, तो इसका सम एक साइड पे आ गया इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, बाकी तीनों लीव कर रही हैं तो उन सब का सम एक साइड पे आ गया। तो वैल्यूज पुट कर लो, I2 की कितनी वैल्यू है हमारे पास 2 एम्पेयर, प्लस I3 की कितनी है जी -1 है, चलें वो मैं बाद में पुट कर लेता हूँ, I4 की पहले पुट कर लेता हूँ जो कि 1 है और इसकी -1 है, तो ये दोनों आपस में कट गई, यानी कि I1 की वैल्यू आ रही है 2 एम्पेयर। अब देखें आपको I1 की वैल्यू भी पता है और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी पता है जिसके क्रॉस उसने बोला हुआ है आपने पावर फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आपने पावर फाइंड आउट करनी होती है तो आपके पास क्या फार्मूला होता है बच्चों, आपके पास फार्मूला होता है P = VI। तो सिंपल फार्मूला लगा दो, पावर आपने लिखना है पावर अक्रॉस 5 वोल्ट सोर्स, ठीक है जी। ऐसे P = 5 वोल्ट लिखोगे ना वो समझ जाएगा ये अब्जॉर्ब पावर फाइंड आउट करके देने लगा, विच इज़ इक्वल टू VI। तो इसमें बच्चों वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, पावर अक्रॉस 5 वोल्ट निकाले तो इसमें से वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, वोल्टेज 5 है और इसमें जो करंट गुजर के इसमें से जा रही है वो I1 है जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2 आई है। तो ये इसका फार्मूला बन गया P = VI। तो 5 × 2 10 होता है, तो ये आपके पास पावर फाइंड आउट हो गई। आपने एक काम डन कर दिया, दूसरा काम बस रह गया वो है VS की वैल्यू मालूम करना, वो भी अभी आप मालूम कर लोगे। देखो कैसे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आना है इस पॉइंट पे, आपको अगर I4 की वैल्यू मालूम हो जाएगी ना आप V6 मालूम कर सकोगे, क्योंकि ये देखो ये एक छोटा सा लूप बन रहा है जिसमें अगर मैं KVL लगाऊं तो मुझे V6 का मसला आ रहा है, क्योंकि V6 और VS दो वेरिएबल हो जाएंगे जिसकी वजह से मेरी VS की वैल्यू मालूम नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर I4 मालूम हो जाए तो मैं V6 मालूम करके VS मालूम कर सकता हूँ। तो डैट्स वाई मैं I4 की वैल्यू भी उसी कंसेप्ट से मालूम कर लूँगा जैसे I1 की मालूम की। अब देखें इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं उनमें मुझे I3 की वैल्यू भी पता है इस वायर की, और ये ऊपर वाली वायर की जो कि 2 एम्पेयर है उसकी वैल्यू भी पता, और ये I5 की वैल्यू बस नहीं पता और I4 की नहीं पता, दो अननोन है। I5 की तो मैं मालूम कर सकता हूँ जिससे मुझे I4 फिर मालूम करने में आसानी हो जाएगी। यार ये क्या, मैंने I4 पहले ही नाम रखा हुआ है, ये बच्चों I4 नहीं रखना चाहिए, इसको I6 कर लें क्योंकि ये नाम ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया हुआ है I4, इसको I6 कहेंगे, ठीक है, वेरिएबल चेंज होना चाहिए ना। तो I6 मुझे मालूम असल में करनी है। I5 देखें मैं मालूम करने लगा हूँ क्योंकि इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है और इसकी रेजिस्टेंस है मुझे दोनों पता है, तो मैं फार्मूला लगा सकता हूँ इसका ओहम्स लॉ का, I5 = तो देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है तो करंट के साथ प्लस का साइन ही आएगा, ठीक है, जितना तो आप समझ गए होंगे। फोकस करो यार कैमरा, ठीक हो गया। तो लिहाजा वोल्टेज के साथ तो हमारे पास V5 आ गया, ठीक है जी, और बटे में रेजिस्टेंस आ गई, जिस रेजिस्टर में से ये गुजर रही है वो है 5, तो बटे में 5 आ गया, और करंट के साथ पॉजिटिव साइन आया क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है। V5 की देखें वैल्यू 15 है, तो 15 / 5 = 3 एम्पेयर। ये आपको I5 की वैल्यू मिल गई है। अब आपके सामने ये एक नोड है बच्चों, ये एक नोड है, इसको हम क्या लेते हैं नोड 2, ठीक है जी। तो अब मैं अप्लाई करूँगा KCL नोड 2 पे, अप्लाई KCL एट नोड 2, ये अब आपने लिख लेना है वही चीज़, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो ज़रा गौर करें इसमें कौन कौन सी करंट एंटर कर रही है। ये जो नोड है बच्चों इसमें I3 भी आके एंटर कर रही है, 2 एम्पेयर भी एंटर कर रही है, और ये दोनों लीव कर रही हैं, यानी I3 और I2 एंटर कर रही हैं, I5 और I6 लीव कर रही हैं। तो सम ऑफ एंटरिंग करंट्स एक साइड पे आने लगा, I2 और I3 दोनों एंटर कर रही हैं, और सम ऑफ लिविंग करंट्स एक साइड पे आने लगा है जिसमें I5 और I6 इंक्लूड है, तो इनका सम एक साइड पे आ गया। I6 हमने मालूम करनी है, I6 इधर ही रह गई और I5 इधर आके माइनस हो जाएगी। I2 की वैल्यू आपके सामने यहीं पे हमने मालूम की थी,
I2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 एम्पेयर जी। ये देखें I2 इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर हमने लिखा हुआ है छोटा सा। तो I2 की वैल्यू 2 पुट हो गई, I3 की वैल्यू आई थी हमारे पास -1, उसकी जगह -1 पुट हो गया, और I5 इस जानिब आके माइनस हो गया, तो -I5 है, तो I5 की वैल्यू 3 है, तो -3 ऐसे पुट हो गया। अब देखें ये कितनी वैल्यू बन रही है, 2 में से यानी ये बन रहा है -4 + 2, -4 + 2 -2, तो -2 एम्पेयर आपके पास आ गई है वैल्यू I6 की। अब आप बच्चों I6 की मदद से क्या करोगे, अपने V6 मालूम कर लोगे। देखो V6 वोल्टेज अब आप मालूम कर सकते हो क्योंकि आपको I6 की वैल्यू पता चल गई है -2 एम्पेयर। अब आप V6 मालूम कर लें, तो ये देखें V6 का क्या फार्मूला बनेगा, ओहम्स लॉ लगाएं तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, और करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करिए, तो V6 इज इक्वल टू 5I6 आ जाएगा सिंपल, क्योंकि ये प्लस में पुट होगी क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है, तो V6 इज इक्वल टू 5I6। तो 5 इंटू I6 की वैल्यू जो कि -2 है, और ये आगे -10 वोल्ट। अब आप इजीली इसके ऊपर KVL लगा के VS मालूम कर सकते हो क्योंकि आपको V6 की वैल्यू पता चल चुकी है -10 वोल्ट। इसका चले मैं आपके लिए यहाँ पे छोटा सा लूप दोबारा से बनाता हूँ जैसे पहली दफ़ा बनाया था, वही साइंस के साथ देखें बना रहा हूँ। पहले प्लस का साइन है, फिर माइनस का साइन है, और V6 है, फिर हमारे पास VS हैं जिनका प्लस का साइन पहले है, फिर माइनस का साइन है, और इस साइड पे हमारे पास V5 हैं जिनका प्लस का साइन ऊपर है और नेगेटिव का साइन नीचे है। तो ये देखें मैंने आपके लिए ये जो आपके ब्रेन में होना चाहिए वो मैंने यहीं पे ड्रा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही KVL लगाने के लिए हम एक करंट अपने माइंड में फ़्लो करवाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो -V5 आ गया, मज़ीद आगे गए पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो V6 आ गया, मज़ीद आगे गई इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये +VS आ गए, इज़ इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। VS हमने मालूम करने हैं, VS इधर ही रह गए, बाकी दोनों दूसरी तरफ डिलीवर हो गए, V5 उधर जाके प्लस में और V6 उधर जाके माइनस में। तो वैल्यूज़ पुट करूँ तो V5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, V5 की वैल्यू हमारे पास ये देखें यहाँ पे मेंशन है 15, ठीक है जी। 15 माइनस V6 की वैल्यू जो कि -10 आई है, तो इंटू -10, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 15 में 10 जमा किया तो 25 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। तो गाइज़ इसमें ना आपकी एक छोटी सी मिस्टेक रह गई थी, वो मैं आपको क्लियर करवाने लगा हूँ। यहाँ पे हमने पावर निकालते वक्त मिस्टेक की है। यहाँ पे I1 की वैल्यू हमारे पास आई है 2, ठीक है जी। जब ये 2 आई है तो हमने जब पावर फाइंड आउट किया तो हमने करंट का, मैंने जैसा कि आपको बताया था, करंट के साथ हमेशा वो साइन आता है जिस टर्मिनल में करंट वोल्टेज के जिस टर्मिनल में करंट एंटर करती है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ का ना इग्नोरेंस किया जिसकी वजह से ये आंसर +10 आ रहा है, लेकिन ये -10 है इसका आंसर, ठीक है जी। उसकी रीज़न चेक किया है, देखें I1 जो है जिस डायरेक्शन में हमने रखी हुई है वो इसके ऐसे नेगेटिव टर्मिनल में से एंटर होके जा रही है, ठीक है। जिसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होके जा रही है, यानी यहाँ पे पुट होना था -I1। पावर ऑफ 5 वोल्ट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट की जगह वोल्टेज प्लस में पुट होने थे, करंट माइनस में पुट होनी थी, तो ये आ जाना था -2, तो ये आने थे -10 वाट, ठीक है जी। ये आपकी पावर का आंसर है। बाकी ठीक है, आपका क्वेश्चन ये मैंने बोला आपको क्लियर करवा दिया जाए, बाद में ये ना हो कि आप कहें सर क्वेश्चन में आंसर हो रहा है और आप कुछ और दे रहे हैं।